नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टेस्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे इस सेशन में। और जो टेस्ट आपको दिया गया था उसमें एक पैसेज आपको मिला था, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उस पैसेज को। देखिए, कभी भी पैसेज आपको सोल्व करना हो, किसी भी एग्जाम में पैसेज आपको सोल्व करना हो, तो उसका बेहतरीन तरीका जिसमें आप समय बचा सकें और बिल्कुल एक्यूरेट अप्रोच से आप आगे बढ़ सकें, बिल्कुल सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकें, तरीका ये हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। क्योंकि जब आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कई चीज़ें आपको याद ना रहें। तो इसलिए पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें और क्वेश्चंस पढ़ के ये पता लगाएं कि वास्तव में हम पैसेज पढ़ना क्यों चाहते हैं। एक पर्पज आपके सामने आ जाएगा, एक उद्देश्य सामने आ जाएगा कि पैसेज हमें पढ़ना इस कारण से है। जब पर्पज आपके सामने होगा तो जहां जहां आपको आंसर मिलेंगे वहां वहां पहले हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, देखिएगा। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो देखो, इसको तो पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, ये जो ABCD आपको दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज के अंदर इम्प्लाइड नहीं है, मतलब पैसेज में ये बात नहीं कही गई है ना। तो यहां तो कुछ पढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि पैसेज पढ़ेंगे तभी आप इसको कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न ये है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। तो लेखक के अनुसार जो नीचे आपको ABCD दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें यह कहा गया है कि भाई ये पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। तो पैसेज निश्चित रूप से, जैसे कि आपने पढ़ा था, टेस्ट दिया है, पैसेज में आर्मी की बात है, पैसेज में पुलिस फोर्स की बात है। तो ऐसी कौन सी इसमें से लाइन है, सेंटेंस है, जो पुलिस की ड्यूटी में काउंट नहीं की जाती है। तो वहीं से आप समझ जाएंगे जब पैसेज पढ़ते चलेंगे। बस आपने दिमाग में रखें, कॉर्नर में, दिमाग के कोने में ये पता रहना चाहिए कि पैसेज इसलिए पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ना किस लिए है, कि भी पुलिस फोर्स की ड्यूटी कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी है वो पता है अगर आपको, तो कौन सी नहीं है वो निकाल पाओगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा कि द एक्सप्रेशन कस्टम्स एंड सेरेमनीज मीन्स। कस्टम्स और सेरेमनीज का मतलब क्या होता है। अब हालांकि कई बच्चों ने सीधा शायद बिना पैसेज पढ़े भी इसको अप्रोच करने की कोशिश की होगी, है ना। क्योंकि कस्टम्स का मतलब क्या होता है, रीति रिवाजों को बोलते हैं, परंपराओं को बोलते हैं। सेरेमनीज जो होती हैं वो उत्सव वगैरह को बोलते हैं। लेकिन खैर, हम उस पैसेज के संदर्भ में इसको निकाल कर लेकर आएंगे कि इसका मतलब क्या है कस्टम्स का और सेरेमनीज का। बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा इंप्लाइड है। तो दो चीजें पूछी थी आपसे। पहला क्वेश्चन में तो पूछा कि कौन सा इंप्लाइड नहीं है, मतलब कौन सी वो सेंटेंस है, कौन सा वो वाक्य है जो कि पैसेज में नहीं मिलेगा, नहीं दिया है। और इसमें कहा है कि पैसेज में इनमें से कौन सा वाक्य दिया है। चलिएगा, एक प्रश्न है, दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज। उनको बनाया गया है, किसकी बात है, लॉ की बात है, नियम की बात है, कानून है, उसको बनाया गया है किसके लिए। कानून को इसलिए बनाया है कि प्रॉपर्टी को सिक्योर करनी है, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी संपत्ति जो है उनकी सुरक्षा करनी है। किसके खिलाफ सुरक्षा चाहिए, कि उनकी चोरी ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बात से मतलब क्या है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न तो क्या पूछा, कौन सा इंप्लाइड नहीं है, वो तो आपको खैर पैसेज पढ़ के समझ में आएगा। दूसरा आपसे पूछा कौन सा इंप्लाइड है। एक आपसे पूछा पुलिस फोर्स की ड्यूटी कौन सी नहीं है। एक आपसे पूछा कि यहाँ पे जो ये थेफ्ट और डैमेज, मतलब इन दोनों चीजों के खिलाफ प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने की बात है, कि लॉज जो है वो कानून इसलिए हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए सिटीजन्स की प्रॉपर्टी की, किसके खिलाफ, थेफ्ट और डैमेज के खिलाफ। इसका मतलब क्या है। और हमने क्या देखा कि हैबिट्स जो आपका कस्टम्स एंड सेरेमनीज है, इसका मतलब क्या है। तो ये चीजें हमने देखी क्वेश्चंस में। अब हमें देखना है कि पैसेज पढ़ लेते हैं, और पैसेज को पढ़ते हुए हम इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि कौन सा प्रश्न का आंसर आप प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आइए पैसेज पढ़ते हैं। देखिए, ट्रू इट इज द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एबनॉर्मल टाइम्स। कह रहा है कि सच है, ट्रू है मतलब सच है। इट इज द फंक्शन, यह कार्य है, फंक्शन है। देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम में पैसेज करें तो लिटरली या एक एक शब्द का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक एक शब्द को निकालें, उसको ट्रांसलेट करें। जहां आपको समझ में आ जाता है ना, तो उसको ट्रांसलेट करने की बजाय बस समझने के स्तर तक ही सीमित रखें,
ठीक है, उसको अनुवाद करने बैठ जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बच्चा सफल होता है जिसको समय सीमा का ध्यान रहता है कि उस दी गई समय सीमा के अंदर कैसे पेपर को अप्रोच करना है। वो कलाकारी आपको आनी चाहिए, है ना, वो आर्ट आपको आनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहना चाहता है कि ये सच है कि आर्मी का फंक्शन क्या है, आर्मी का फंक्शन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। और कैसे समय में, एबनॉर्मल टाइम्स में। ये एबनॉर्मल टाइम एक प्रकार से आपातकालीन समय हो गया, इमरजेंसी टाइम हो गया। तो एक प्रश्न पूछा था आपसे, क्या प्रश्न पूछा था कि पुलिस फोर्स का कौन सा काम नहीं है, तो याद रखना है ये तो आर्मी का काम है। आर्मी का काम क्या है कि आपातकालीन स्थिति के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करेगा, आर्मी करेगी। लेकिन कह रहा है कि जब सामान्य परिस्थितियां हैं तो फिर कह रहा है कि एक और फोर्स है, और ये जो एक और फोर्स है ना, ये पुलिस फोर्स ही है एक्चुअल में। सामान्य परिस्थितियों के लिए पुलिस फोर्स है, असामान्य परिस्थितियां हैं, एबनॉर्मल टाइम है, आपातकालीन स्थितियां हैं, तो वहां पे कौन सी फोर्स काम करती है, आर्मी काम करती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम है वहां एक और फोर्स है, वो पुलिस फोर्स है, जो क्या करती है, दैट कंपेल्स सिटीजन टू ओबे लॉज एंड टू एक्ट विद ड्यू रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अदर्स। कंपेल जो शब्द है, देखो जहां पर भी कोई वर्ड मिलता है वो जरूर से आप लिखेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके सिलेबस में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। कंपेल का मजबूर करना होता है, इसको आप लिख सकते हैं सिनोनिम इंपेल कर सकते हैं, ठीक है ना। कंपेल है, इसका मतलब मजबूर करना है, तो इसके लिए एक सिनोनिम मैंने बताया इंपेल कर सकते हैं। एक सिनोनिम आप इसका कर सकते हैं फोर्स, ठीक है। एक सिनोनिम इसका कर सकते हैं प्रेशराइज। तो एक प्रकार से दबाव बनाना है, बाध्य करना है किसी को, उसे कहा जाता है कंपेल, इंपेल, फोर्स या फिर प्रेशराइज। बात समझ में आ गई आपको, तो याद रखिएगा मजबूर करना है। तो क्या बोलना चाहता है भाई, अभी तक हमें दो लाइंस में एक बात समझ में आई है। क्या समझ में आया है कि पुलिस फोर्स जो है वो तो काम करती है नॉर्मल टाइम में, आर्मी कब काम करती है, आर्मी का काम क्या होता है, एबनॉर्मल टाइम में कानून व्यवस्था बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला कि पुलिस फोर्स जो है वो मजबूर करती है सिटीजन्स को, नागरिकों को, कि क्या करें, वो कानून का पालन करें, ओबे करें, एंड टू एक्ट विद ड्यू रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के अधिकारों के लिए भी काम करें, ठीक है ना। और क्या करती है पुलिस फोर्स भाई, एक तो क्या कर रही है, मजबूर कर रही है नागरिकों को, बाध्य कर रही है कि वो कानून की पालन करें, इसका मतलब कानून का पालन करवाती है नागरिकों से। दूसरा क्या है, टू एक्ट, काम करवाती है विद ड्यू रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अदर्स, कहने का मतलब दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी सिखाती है। ये समझ रहे हो, दूसरों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करवाती है पुलिस फोर्स। आगे देखिएगा, द फोर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स। ये फोर्स किसकी बात चल रही है, देखो बीच की चीजें सीखनी है आपको। एक ईडियम होती है अंग्रेजी में, रीड बिटवीन द लाइन्स। कौन सी ईडियम है, रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब आपको कई बार पैसेजेस में प्रश्नों के आंसर करने में तकलीफ तभी होती है जब आपको एज इट इज लाइन नहीं मिलती है, और ये पैसेज कुछ इस तरीके का ही है ना। यहाँ लाइन एज इट इज नहीं दे रखी है आपको, यहाँ बिहाइंड द कर्टेन मींस जो पीछे का मीनिंग है वो समझना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे समझते चलना है कि ये फोर्स कौन सी है, पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स क्या करती है, वो जिंदगियों को, लाइव्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ अबाइडिंग मैन। लॉ अबाइडिंग कौन हो गया, लॉ अबाइडिंग का मतलब कानून का पालन करने वाला हो गया, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। लॉ अबाइडिंग का मतलब क्या है, कानून का पालन करने वाला। तो कह रहा है कि पुलिस फोर्स जो है वो ऐसे व्यक्तियों की प्रॉपर्टी और जिंदगियों की सुरक्षा करती है जो व्यक्ति क्या करते हैं, जो व्यक्ति कानून का पालन करते हैं। आगे देखिएगा, लॉज आर मेड टू सिक्योर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। लॉज, कानून, आर मेड, बनाए जाते हैं, टू सिक्योर, क्या करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। क्या चीज सुरक्षित रखनी है, पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा। किसकी सुरक्षा, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा से है, ठीक है, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ विषय से नहीं है, प्रजा से है। तो कानून जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति की सुरक्षा रहे, है ना। सिक्योर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स एंड टू प्रिवेंट मर्डर एंड क्राइम्स ऑफ वायलेंस। कुल मिला के आप इसको मोटा मोटी समझ सकते हैं कि कोई अपराध ना हो,
है ना, हिंसा ना हो, कोई मर्डर ना हो, पर्सनल सेफ्टी बनी रहे, इसीलिए तो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था है तभी तो हिंसा नहीं होगी, आगजनी नहीं होगी, अपराध नहीं होंगे, ठीक है, शांति में भी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। दे आर मेड, एक प्रश्न पूछा था आपसे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, यही तो लाइन उठा के दे रखी थी आपको कि दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज। कानून बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स, सिटीजन्स की प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना, नागरिकों की सुरक्षा को सिक्योर, नागरिकों की जो कहें प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, ताकि वो थेफ्ट या डैमेज के खिलाफ सुरक्षित रहें, ना तो कोई संपत्ति की चोरी हो, ना संपत्ति को नुकसान पहुंचे। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कम्युनिटीज एंड कास्ट। और किस लिए बनाए जाते हैं कानून? और कानून इसलिए बनते हैं कि कम्युनिटीज और कास्ट जो हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो आप समझना, इस स्लाइड में जो आपको सामने नजर आ रहा है, मोटी मोटी बातें समझ लीजिए, क्या कहना चाहता है। ये चीजें आपको पढ़ने के दौरान अपने आप समझना है और उस चीज को साथ साथ में लेकर चलना है। इसमें यह कहा कि आर्मी का काम क्या है कि वो इमरजेंसी का जो समय होगा, एबनॉर्मल टाइम होगा, उसमें कानून व्यवस्था संभालेगी। पुलिस फोर्स के बारे में एक्चुअल में ये पूरा आर्टिकल है, पुलिस फोर्स की ही बातें इसमें की है, खास करके शुरुआत की बात तो आर्मी की है, बाकी सारी बातें पुलिस की है। पुलिस फोर्स में क्या कहा? पुलिस फोर्स के लिए कहा कि भाई ये जो फोर्स है वो कानून व्यवस्था बनाती है सामान्य समय में, ठीक है, ये नागरिकों की सुरक्षा करती है ना, और ये नागरिकों से कानून का पालन करवाती है। कानून जो है मतलब जो भी कानून का पालन करता है उनकी प्रॉपर्टीज और लाइव्स की रक्षा करने का काम करती है पुलिस फोर्स। हमने बात करी कि कानून बनता किस लिए है, कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि पर्सनल सेफ्टी सिक्योर की जा सके, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा हो सके, कभी हिंसा ना हो, मर्डर जैसी घटनाएं ना हो। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सके, प्रॉपर्टी की, संपत्ति की चोरी ना हो, संपत्ति का नुकसान ना हो। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कास्ट और कम्युनिटी जो है उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। थोड़ा सा समझ लीजिए, आप आराम से आंसर कर पाएंगे मेरे साथ। इसके बाद देखिए क्या कहना चाहता है, टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब आप नोट कर सकते हैं, कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब एग्जीक्यूट करना होता है, कोई भी चीज लागू करना होता है, एग्जीक्यूट करने को क्या बोलते हैं? कैरी आउट। कस्टम्स एंड सेरेमनी, दूसरा प्रश्न यही था, कस्टम्स एंड सेरेमनीज का। तो क्या कह रहा है कि भाई ये जो कानून है ना, कानून इसलिए बनता है ताकि समुदाय और जो भी मतलब जातियां हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। किस लिए सुरक्षा चाहिए उनको? ताकि जो भी उनके रीति रिवाज हैं, जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनके त्योहार वगैरह हैं, वो मना सकें। समझ रहे हो? एक बात ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की जो हैबिट होती है उसे कहते हैं, मतलब कोई भी आदत है किसी व्यक्ति की, मेरी कोई अगर कोई भी रूटीन है मेरा, तो वो मेरी आदत कहलाएगी। अगर वो सामाजिक स्तर पर लेकर चलोगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कस्टम। याद रखना ये डिफरेंस है। हैबिट का संबंध किसी इंडिविजुअल से है, जबकि कस्टम का संबंध किससे है? पूरे समाज से है, सोसाइटी से है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इससे प्रश्न का आंसर निकलने में आसानी रहेगी आपको। आगे देखिए, सो लॉन्ग as they do not conflict with the rights of others। और कानून जो है वो कम्युनिटीज को और कास्ट को प्रोटेक्ट करता है कि वो अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको कैरी आउट कर सके, वो मना सके, त्योहार वगैरह रीति रिवाजों को साथ लेकर चल सके, लेकिन तब तक जब तक कि उससे दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हो। जहां लगेगा कि दूसरों के अधिकार का हनन हो रहा है तो फिर वो कानून जो है वो आपकी मदद नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है कि नाउ द गुड सिटीजन ऑफ हिज ओन फ्री विल obeys these laws and he takes care that everything he does is done with due regard to the rights and well-being of others। अब कह रहा है जो अच्छा नागरिक होता है ना, वो खुद की इच्छा से ही इन सभी कानूनों का पालन करता है और वो ध्यान रखता है कि दूसरों के अधिकार जो हैं और दूसरों की वेलबींग है वो भी सुरक्षित रहे। वो दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करता है। अच्छे नागरिक की विशेषता है कि अच्छा नागरिक क्या होगा? जो कि दूसरों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान भी करेगा और दूसरों मतलब खुद के जो कह सकते हो कि कानून है और कहें कि उसके लिए नियम बने हैं उनका पालन भी करेगा। आगे क्या है? बट द बैड सिटीजन। अब बात किसकी है? जो व्यक्ति, जो नागरिक अच्छा नहीं है। तो जो बैड सिटीजन होता है, जो खराब नागरिक, खराब का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चाल चलन खराब हो,
खराब का मतलब ये है कि जो नागरिक नियमों को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, उनकी बात है। तो बैड सिटीजन जो है वो क्या करता है, इज ओनली रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रित करना, लिख सकते हैं। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना। एक प्रकार से इसे आप कंट्रोल करना कह सकते हो, आप इसे रेस्ट्रिक्ट करना कह सकते हो, ठीक है। नियंत्रित करने को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रेन कहते हैं। तो कह रहा है कि जो बैड सिटीजन होता है उसे नियंत्रित रखा जाता है, किस चीज से, कि वो इन कानूनों को ना तोड़े। और उसको नियंत्रित कैसे करते हैं, वे अच्छा तो खुद ही कर लेगा, वही क्लास की सी बात है। अच्छा स्टूडेंट होता है वो खुद पढ़ लेता है। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो फिर टीचर उसे प्रेशराइज करता है, किसी तरीके से पढ़वाता है, उससे पढ़ना स्टार्ट करता है बच्चा। तो वही चीज है कि अच्छा नागरिक तो खुद फॉलो करेगा, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं है तो फिर उसको डर दिखाया जाता है, किस चीज का, कि भाई अगर तूने ऐसा कुछ किया, अगर तेरे कर्म जो है या कार्य जो भी तू कर रहा है, अगर वो कानून तोड़ने वाले काम हुए तो तुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस फोर्स ये बताती है कि अगर तुमने कानून तोड़ा तो तुम पर कार्यवाही की जाएगी। तो इस डर से उससे भी पालन करवाया जाता है। तो मतलब पुलिस फोर्स जो है वो अच्छे नागरिकों से भी काम करवा लेती है और बुरे से भी। अच्छे तो खुद कर लेते हैं, बुरे से काम करवा लिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, एंड द नेसेसरी स्टेप्स टू कंपेल द बैड सिटीजन टू एक्ट एज अ गुड सिटीजन आर टेकन बाय दिस फोर्स। समझिएगा क्या कह रहा है, एंड द नेसेसरी स्टेप्स, और जो आवश्यक कदम है किसके, कि भी बुरे सिटीजन को जो मजबूर करने के काम है, कि क्या आप भी कैसे काम करो, अच्छे नागरिक के रूप में काम करो। ये काम कौन करता है, पुलिस फोर्स करती है। तो पुलिस फोर्स बुरे नागरिक से भी अच्छे नागरिक वाले काम करवाती है कि आप भी पालन करो, चाहे वो डर के करो या किसी भी रेस्ट्रिक्शन में आके करो, लेकिन करना है। द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट इज इन द हैंड्स ऑफ ए मिनिस्टर। अब कह रहा है सुप्रीम जो कंट्रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर का, किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था का, जो पूरी जिम्मेदारी है, संपूर्ण रूप से कहे नियंत्रण है, वो किसके हाथ में होता है, एक मिनिस्टर के हाथों में होता है, जो कि जिम्मेदार होता है टू द स्टेट असेंबली। राज्य जो विधानसभा, स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा वगैरह है, उनके प्रति जवाबदेही उसकी होती है। एंड एक्ट्स थ्रू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और किसके माध्यम से काम करवाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा काम करवाता है वो मिनिस्टर। तो यहाँ पुलिस फोर्स की बात है, और अंत में आते आते एक मिनिस्टर की बात हमने कर ली है ना, और वो भी किससे काम करवा रहा है, पुलिस के द्वारा ही काम करवा रहा है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या कहा गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, आपको ऐसा सेंटेंस बताना है जो कि इम्प्लाइड नहीं है। इम्प्लाइड का मतलब जो इसमें निहित नहीं है, जो आपको पैसेज में नहीं दिया हुआ था। लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु रेस्पेक्ट इट, क्या दे रखा था ये, कि भाई लॉ अबाइडिंग मैन जो हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है पुलिस फोर्स के द्वारा। ये बात हमने पढ़ी है। यहाँ तो क्या देखना है आपको, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में। क्या दे रखा है, नॉट इम्प्लाइड, इसका मतलब ये तो है, ये तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा, लॉ इंश्योर्स पीपल्स रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली। जो कानून है वो लोगों के धार्मिक और सामाजिक जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखता है, एब्सोल्युटली पूर्ण तरीके से, एंड अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के। ऐसा था क्या कि बिना शर्त के और पूरी तरीके से धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये था कि तब तक सुरक्षा करता है जब तक कि दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो। कंडीशन तो थी उसमें। चलो आगे और पढ़ लेते हैं। A criminal is deterred from committing, deter का मतलब होता है हतोत्साहित करना, encourage का opposite है। deter का मतलब लिख लीजिएगा हतोत्साहित करना। इसका एक सिनोनिम कर देते हैं अपन, deter को कह सकते हैं dissuade, dissuade कर सकते हैं, ठीक है ना, हतोत्साहित करना। तो कह रहा है कोई क्रिमिनल जो होता है, अपराधी होता है, उसको रोका जाता है कोई भी क्राइम करने से। कैसे रोकते हैं, डर दिखाकर कानून का। ये बात तो थी वहां पे, तो ये बात भी हम करेंगे, ये थी, है ना। कहा था ना कि जो बैड सिटीजन है वो कानून का पालन नहीं करता है तो कानून का पालन करवाया जाता है। कैसे करवाते हैं, डर दिखाकर कि भाई तुमने जो काम किए हैं उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, इस डर से। अगला क्या है, द फोर्सेज ऑफ लॉ हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन इनटू रेस्पॉन्सिबल वंस। जो भी फोर्सेज हैं कानून के, है ना, कानून वो क्या करते हैं, जो बुरे सिटीजन हैं, जो गैर जिम्मेदार नागरिक हैं,
उनको भी जिम्मेदार नागरिक में तब्दील करने में हेल्प करते हैं। ये बात थी कि पुलिस फोर्स क्या करती है, पुलिस फोर्स जो है वो जो बैड सिटीजन्स हैं उनसे भी काम करवाती है, कौन से, गुड सिटीजन वाले। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो पहले का आंसर बी इस तरीके से था, क्योंकि अनकंडीशनली लगाया है तो वहां पे कंडीशन है कि अगर आप कानून का पालन करोगे या दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होगा तब तक सुरक्षित हो आप, अदरवाइज तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार इनमें से कौन सा काम पुलिस का नहीं है, कौन सी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। देखिएगा, टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस ऑफ ऑल सिटीजन्स। प्रिविलेज का एक सिनोनिम नोट करें। देखो बहुत सारे नए वर्ड हमने निकाले हैं। प्रिविलेज, प्रिविलेज का सिनोनिम होता है प्रेरोगेटिव। क्या होता है, प्रेरोगेटिव। विशेषाधिकार जो होता है उसे कहा जाता है प्रिविलेज, विशेषाधिकार। टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस ऑफ ऑल सिटीजन्स का मतलब हो गया जितने भी नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना। क्या पुलिस का काम है कि नहीं है। चलो आगे क्या है, टू चेक वायलेंट एक्टिविटीज ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स में जो भी हिंसक घटनाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं सिटीजन्स के द्वारा, उनको नियंत्रित करना। चेक का मतलब रिस्ट्रेन करना ही है। अभी पढ़ा था हमने, रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट करना पढ़ा था, तो उसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, चेक। ये आपस में पर्यायवाची हो गए। तो वायलेंट जो एक्टिविटीज होती हैं सिटीजन्स की, उनको रोकना, पढ़ा था हमने ये वाला। टू इंश्योर पीस अमंग सिटीजन्स बाय सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स। क्या कह रहा है, टू इंश्योर पीस अमंग सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में शांति को सुनिश्चित करना। और ये कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को सेफ गार्ड करके, है ना, सभी के, हर एक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करके शांति स्थापित करना। तो पुलिस का काम शांति स्थापित करना भी है। लेकिन एक बात देखिए लास्ट में है, ये मैंने एम्फेसाइज किया था, बहुत जोर दिया था इस बात पे कि भाई पीस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ये कौन सी कंडीशन हो गई, एबनॉर्मल, मतलब असाधारण स्थितियों में, एबनॉर्मल कंडीशन में कौन करता है, आर्मी करती है। इसका मतलब पुलिस तो नहीं करती ना ये काम। तो आपका आंसर क्या होगा, डी आपका आंसर होगा। ये काम आर्मी का है, पुलिस फोर्स का नहीं था। आगे देखिएगा, कस्टम्स एंड सेरेमनीज का मतलब क्या है। देखिए, क्या इसका मतलब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है, तो फिर कस्टम की बात ही हमने नहीं की। फेयर का मतलब मेले हो गए, फेस्टिवल का त्योहार हो गए, काट दीजिए। मैंने कहा हैबिट का एक व्यक्ति की आदत हो सकती है, समाज की तो परंपराएं होती हैं, तो ये तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे सामाजिक स्तर पे बात कर रहा है। यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस राइट्स, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था सेरेमनीज का मतलब उत्सव, धार्मिक उत्सव, तो रिलीजियस राइट्स, और यूजुअल प्रैक्टिसेस मतलब ये समाज की परंपराएं, तो ये आपका आंसर होगा। और लास्ट क्या था, सुपरस्टिशन। इसका मतलब क्या होता है, अंधविश्वास। सुपरस्टिशन से मतलब क्या है, अंधविश्वास। एंड फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है, औपचारिकताएं, औपचारिकताएं। बात समझ में आ गई आपको। आपका आंसर क्या आएगा, सी। इससे आगे देखिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको इस पैसेज में दिया गया था। पहला सेंटेंस में था कि क्या नहीं दिया गया है, इस सेंटेंस में क्या बताना है, कौन सा दिया गया है। देखिए, पीसफुल सिटीजन सेल्डम वायलेट द लॉ। जो शांति वादी जो लोग होते हैं, जो शांति प्रिय लोग होते हैं, वो कभी कभार ही कानून का उल्लंघन करते हैं। जो दिया है वो बताना है। ये बात दे रखी है क्या कि जो पीसफुल है वो कभी कभार तोड़ देते हैं नियमों को। आगे देखो, क्रिमिनल्स हु फ्लाउट द लॉ। ये बात नोट करना, फ्लाउट का मतलब क्या है, फ्लाउट से मतलब है डिसओबे करना या फिर वायलेट करना, ठीक है, उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, फ्लाउट कहलाता है। नियमों का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, फ्लाउट। तो कह रहा है कि भाई क्रिमिनल्स, जो अपराधी लोग हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वो कभी कभार ही उनको, ये एक फ्रेज है भाई, आपके इडियम्स भी आएंगी तो लिखना इसको जरूर से, ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब क्या होता है, टू पनिश, सजा देना। क्या मतलब होता है इसका, सजा देना, ठीक है। तो क्रिमिनल्स जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें सजा मिलती है, कभी कभार ही मिलती है। क्या ऐसी बात थी इस पैसेज में, नहीं थी। द पुलिस हार्डली सक्सीड। हार्डली का मतलब नेगेटिव हो गया भाई, हार्डली का मतलब नोट लग गया है, ये मान लो, है ना।
तो पुलिस जो है वो सफल नहीं होती है बैड सिटीजन को गुड सिटीजन में कन्वर्ट करने में। क्या ऐसी बात थी क्या इसमें कि बुरे नागरिक को अच्छे नागरिक में तब्दील नहीं कर पाती है पुलिस फोर्स? ऐसी बात नहीं थी। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। आगे देखो, द पुलिस चेक द सिटीजन्स वेदर दे आर गुड और बैड फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ। पुलिस जो है चाहे नागरिक अच्छा हो या बुरा हो, कानून का उल्लंघन करने से रोकती है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। और आपको तो खुद को भी ये एक इनर कॉल आ गई होगी ना कि भाई आंसर यही है, क्योंकि बाकी तीनों तो नेगेटिव बातें दे रखी है, वो तो नहीं आनी चाहिए थी, तो आपका आंसर डी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द थेफ्ट एंड डैमेज। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं सिटीजन्स की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और किसके खिलाफ? चोरी और क्षति के खिलाफ, कि संपत्ति का नुकसान भी ना हो, संपत्ति की चोरी भी ना हो, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो कानून है वो क्या करता है? हेल्प्स इन रिकवरिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। क्या ये बात थी कि कानून आपकी जो संपत्ति चोरी हो गई वो दोबारा से ला कर देगा, चुराई गई संपत्ति को फिर से ला कर देगा। असिस्ट द सिटीजन्स हुज प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन और डिस्ट्रॉयड। ऐसे नागरिकों का सहयोग करता है कानून जिसकी संपत्ति या तो चोरी हो गई या नुकसान पहुंचा है। क्या इसका मतलब ये है? इनिशिएट्स प्रोसेसेस अगेंस्ट ऑफेंडर्स ऑफ लॉ। जो भी ऑफेंडर्स ऑफ लॉ हैं, ऑफेंडर्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून के जो क्या कह सकते हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं लो, मतलब उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। या फिर सेफगार्ड्स पीपल्स पोजेशंस अगेंस्ट बीइंग स्टोलन और लॉस्ट। या फिर इसका मतलब ये है कि जो लोगों के जो पोजेशन है, जो भी उनके पास है, सामान है, उनकी सुरक्षा होती है चुराए जाने से या उनके लॉस्ट हो जाने से, कि वो खो गए हैं, चुराए गए हैं। इसलिए सेफगार्ड करता है जो कानून है, वो सुरक्षित करता है लोगों के पोजेशंस को, लोगों के पास जो भी चीजें हैं उनका पोजेशन करता है। इसका मतलब तो यही था ना कि प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है। इसका मतलब फिर यही आएगा आंसर। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई सुरक्षित रखेगा, जो भी मतलब किसके खिलाफ सुरक्षा है कि चोरी ना हो या लॉस्ट ना हो, इसके खिलाफ। तो ये तो अपना पैसेज था। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस थे कॉमन एरर्स के। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था? वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखो लॉजिक काम करेंगे, आपको कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोलना चाह रहा है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स में से एक। जब ये एक कहा है ना इसने, जब ये एक कहा है वन, इसका मतलब निश्चित मान के चलो कि ये तो एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक में से एक तो कैसे करोगे आप? तो कह रहा है कि जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं ना, उनमें से एक, तो समस्याओं की संख्या एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो प्रॉब्लम के स्थान पे क्या आना चाहिए था? प्रॉब्लम्स। यहाँ आंसर आएगा प्रॉब्लम्स। मेरी बात क्लियर है आपको? अच्छा, इसको मैं रूल के अंदर पिरो के बताऊं आपको कि कैसे आपको ये एक बुक के अंदर, रूल के अंदर दिया रहता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप कि वन ऑफ द दे रखा हो या फिर नन ऑफ द दे रखा हो या फिर ईच ऑफ द दिया हुआ हो, ठीक है, या फिर एवरी वन ऑफ द दिया हुआ हो। तो इन सभी केस में, और भी बहुत सारे होते हैं ना, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, इन सभी केस में नाउन कैसी आती है? प्लूरल। वैसे रटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि एक में से एक तो निकाल नहीं सकते, इसलिए प्रॉब्लम की संख्या एक से अधिक होगी। एक से अधिक तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द ग्रुप। कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक मेंबर्स यदि उसके ग्रुप को ज्वाइन करने पे ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं, यदि वो इस चीज पर ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, तो वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो हमें उसकी सदस्यता की जो एप्लीकेशन है, आवेदन प्राप्त हुआ है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ एरर वाली जो पार्ट था ना, वो बी में था, और एरर ये थी कि यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए था, यहाँ हिज आना चाहिए था। ठीक है, अब कई जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई टू लग रखा है, टू लग रखा है तो फिर प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्टिव केस आता है। हम लोग यही पढ़ते हैं ग्रामर में कि टू प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन प्रेपोजिशन जब ऑब्जेक्ट लेता है तो ये जो हिज ज्वाइनिंग है ये भी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है ना, हिज ज्वाइनिंग भी तो ऑब्जेक्ट बन ही सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने इसको, हिज ज्वाइनिंग ये ऑब्जेक्ट ही है इसका। लेकिन यहाँ पे हिज लगने का एक और कारण है कि ये जो ज्वाइनिंग दे रखा है आपको, ये जेरेंड फॉर्म दे रखा है। जेरेंड को हम बोलते हैं क्या? वर्बल नाउन।
ठीक है। तो नाउन जब किसी क्रिया को बनाते हैं आप, है ना, तो वो जेरेंड बन जाती है। और नाउन से पहले आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में, पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में जो भी शब्द लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में जो भी शब्द लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए देखो नाउन तो है ही, पजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी आपको, तो इसको रूल के अंदर समझें आप। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा होगा तो उसके ठीक बाद में आपको जेरेंड लगानी है, या जेरेंड दे रखा होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। ये प्रोनाउन वगैरह पढ़ते हैं तो हर बुक के अंदर ही कुछ दे रखा होता है, पढ़ा भी होगा आपने। वैसे समझने वाला कॉन्सेप्ट इसका ये था कि यहाँ पे अगर हिम कर दोगे और ज्वाइनिंग कर दोगे तो फिर ये जो है ये हिम बताएगा कि ये पार्टिसिपल है, क्योंकि पार्टिसिपल से पहले वाला ही ऑब्जेक्ट लग सकता है, ठीक है ना। आपको तो ऑब्जेक्ट किस चीज को करना है, उसके ज्वाइन करने को, है ना। ये पूरी प्रक्रिया जो है उसका ज्वाइन करना, तो उसका ज्वाइन करना तब बनेगा जब पजेसिव एडजेक्टिव आप यहाँ पे लगाओगे, वरना इसका मीनिंग निकलेगा नहीं। तो आपका आंसर बी होगा, यहाँ पे हिम के स्थान पे हिज आएगा। अगला प्रश्न था देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम, कि रूम के अंदर 50 से कम पर्सन्स नहीं थे। तो देखिएगा लेस जो है वो किससे बनता है, इसकी डिग्री पॉजिटिव बनती है लिटिल, फिर बन गया लेस, ठीक है, और सुपरलेटिव बनती है लीस्ट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए ही आता है, हालांकि अनकाउंटेबल के लिए ही आता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों एक बात काम की, कि जब लिटिल का मतलब स्मॉल होता है, जैसे आपने कोई कविता सुनी हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वहां पे स्टार से पहले लिटिल लगा हुआ है जो कि स्मॉल का मीनिंग दे रहा है। तो लिटिल का प्रयोग काउंटेबल नाउन में हो सकता है बशर्ते इसका मतलब स्मॉल हो, छोटा हो, लेकिन थोड़े के अर्थ में जब ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही आता है, ये भी फैक्ट है। तो आप यहाँ पे देखिएगा लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा, क्योंकि छोटे की बात तो यहाँ पे है नहीं, स्मॉल की बात तो है नहीं। अब जब स्मॉल की बात नहीं है और देखो देन लग रखा है, डिग्री कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है ही, चूंकि संख्या दे रखी है तो फिर लेस से नहीं कर सकते काउंट, तो फिर फ्यू से काउंट करेंगे, तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री मैंने फ्यूअर बना दी। क्लियर है। अगला प्रश्न था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, स्वतंत्रता संघर्ष जो है, संग्राम है, उसके दौरान मैनी या पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है, ठीक है, वर फिल्ड विद पैट्रियटिज्म, वो देशभक्ति से भरे हुए थे। याद रखना कि जो वर लगा रखा है, देखो वर्ब जो लगती है वो डेफिनेटली सब्जेक्ट को देखकर लगती है। अब आपको ये आर्ट आनी चाहिए कि आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निकाल पाएं। अब किसी भी सेंटेंस का कर्ता निकाल पाते हैं तो बहुत ही बेहतर, फिर तो वर्ब लगा ही सकते हैं। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है पैट्रियट। पैट्रियट कैसा है, सिंगुलर है, देख लो, और मैनी ए लगा हुआ है तो वैसे भी सिंगुलर ही आता है यहाँ पे। तो जब ये सिंगुलर है तो फिर ये वर्ब कैसे आ सकता है, वो जाएगा। अब आप पूछोगे सर इसका मीनिंग क्या होगा, भाई वैसे तो मैनी और मैनी ए जो होते हैं ना वो दोनों बराबर ही हैं, दोनों मीनिंग एक ही देते हैं, दोनों का मीनिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे आप इसको तो मैनी के साथ में नाउन प्लूरल आती है, वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन मैनी ए या एन अगर होता है तो नाउन सिंगुलर आती है, और वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, क्योंकि नाउन के आधार पे तो वर्ब लगाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आती है। थोड़ा सा याद रखना इस चीज को, काफी काम की चीज है। अगला देखिए, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, वो टिप्पणियां, वो थोड़ी बहुत टिप्पणियां, रिमार्क्स पर टिप्पणी होती है, जो उसने की थी वो ऑफेंसिव थी मेरे फ्रेंड के प्रति, ठीक है। तो कह रहा है वो टिप्पणियां जो उसने की थी, देखो कौन सी टिप्पणियां हैं, अगर मैं पूछूं इससे, अगर मैं पूछूं कि रिमार्क्स हैं कौन से, तो आप आंसर दोगे ये वो रिमार्क्स हैं जो उसने किए थे। तो जो उसने किए थे वो रिमार्क्स है, इसका मतलब रिमार्क्स कैसे हो गए, निश्चित हो गए, क्योंकि रिमार्क्स के बारे में मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, मैं रिमार्क्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूं कि कौन सी टिप्पणियों की बात है। जब ऐसी बात आ गई है कि रिमार्क्स के बारे में जानकारी मिल गई है तो फिर द फ्यू लगाइए, फ्यू से कैसे काम चलेगा। केवल फ्यू तो तब लगाते हैं आप जब कोई नेगेटिव मीनिंग देता है ना, यहाँ कोई ऐसा अर्थ है नहीं, ये तो वो टिप्पणियां हैं जो कि उसने की थी, तो निश्चित हो गया ये एक क्लॉज जोड़ दिया है, एक उपवाक्य जोड़ा गया है ना, रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया इसके अंदर। तो उपवाक्य जोड़ दिया जाता है किसी भी नाउन के साथ में, तो वो नाउन डेफिनेट बन जाती है। डेफिनेट है तो द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल से ये प्रश्न था। तो ये दोस्तों आपका सोल्यूशन था इस पेपर का। उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक्स अ लॉट।